हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस का चौथा चैप्टर जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यह कंप्लीट हो चुका है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी हो चुका है। तो आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, इसके अंतर्गत जो लघु उत्तरीय 2 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं और दीर्घ उत्तरीय जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं, ये सभी हम करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और पिछले 4-5 साल से तो आसियान के बारे में कंटिन्यू पूछा गया है। तो इसलिए आसियान से हम लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हम लोग करने वाले हैं आसियान के अलावा इस सेशन में हम लोग। तो जो भी बच्चे 2024 में बोर्ड का एग्जाम देंगे और जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो बच्चे किसी भी बोर्ड से हो सकते हैं, कंडीशन सिर्फ इतनी है कि उनका माध्यम हिंदी होना चाहिए और उनके लिए जो स्टेट बोर्ड का बुक का जो बेस है वो एनसीईआरटी होगा। उस सभी स्टेट के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्टेट का नाम लूँ तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा, हरियाणा, ठीक, उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सभी स्टेट बोर्ड के बच्चे बच्चे आसानी से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं रेकमेंड जरूर करूंगा कि आप लोग नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स जब आप अपने हैंडराइटिंग में बनाएंगे तो एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी और आपको अलग-अलग सोर्स से जो मटेरियल होते हैं, नोट्स होते हैं, ये इकट्ठा नहीं करने पड़ेंगे। आपको सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, यहीं पे इसी प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने अभी पॉलिटिकल साइंस के अलावा ज्योग्राफी भी इस चैनल पे पढ़ाना शुरू कर दिया है और इसका शेड्यूल आपके सामने ये है। इसका जो शेड्यूल है, पॉलिटिकल साइंस मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को होता है। वहीं ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ज्योग्राफी होती है। तो आप सभी बच्चे जो यहाँ देखते हैं, साथ ही साथ खुद तो देखिए, साथ ही साथ दूसरों को भी रेकमेंड कीजिए। यहाँ कंपटीशन जैसी कोई बात नहीं है, सीट आरक्षित नहीं है, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ नंबर ऑफ सीट लिमिट नहीं है। जितने बच्चे बैठेंगे एग्जाम में उतने ज़्यादा उन सभी के पास होने की पॉसिबिलिटी है, वो सभी अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी को बता देंगे तो आपकी सीट जो है कोई और दूसरा ले लेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए दूसरों को भी ज़रूर रिकमेंड कीजिए जो आपके साथ पढ़ते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने सेशन पे। पहला क्वेश्चन हमारा, ये सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए नोट्स ज़रूर बनाइएगा। और मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस तरह से शायद ही किसी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किया गया होगा। तो ये भी जरूर देखिएगा कि इस तरह का डिस्कशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इसलिए नोट्स जरूर बनाइए और एग्जाम में जब आप अलग लिखेंगे तो एग्जामिनर की नज़र आपके कॉपी पे पड़ेगी तो वो ज़्यादा इंप्रेस होगा। आई थिंक कुछ वर्ड जो है मेरी पिक्चर की वजह से कट रहे होंगे, तो मैं खुद को हाइड करता हूँ यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से आपका क्या अभिप्राय है? जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है, इससे आपका क्या अभिप्राय है? विकल्प का अर्थ क्या होता है? विकल्प का अर्थ होता है उसके स्थान पर कोई दूसरा। तो अभी के सिनेरियो में बात करें, अभी के संदर्भ में बात करें तो एक ध्रुवीयता विश्व में अमेरिका का प्रभुत्व है, लेकिन इसी को चुनौती देना ही क्या है? वैकल्पिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से हमारा अभिप्राय है, यानी कि अमेरिकी विकल्प से के अलावा और कोई दूसरा है या नहीं, इसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो वर्तमान में यूरोपीय संघ, इसके बारे में हम अपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं और आसियान के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों जो क्षेत्रीय संगठन है, यह क्षेत्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी ज्यादा प्रभावी है और काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसीलिए इन्हें विकल्प के तौर पर, या यूं कहे कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के तौर पर देखा जा रहा है। और सिर्फ ये दो क्षेत्रीय संगठन नहीं, इसके अलावा कई और देश भी हैं जिनको विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। वह देश कौन कौन से हैं? तो चीन हो जाएगा, जापान और साउथ कोरिया। इस सब के बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं। तो जो बच्चे चैप्टर नहीं देखे हैं वो जाकर के जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप और देश जोड़ना चाहें तो यहाँ पे इंडिया जरूर जोड़ सकते हैं, ठीक है? इंडिया भी एक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के तौर पर उभर रहा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ऐसे आपको लिखना और साथ ही साथ पॉइंट में लिखिएगा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मतलब ज्यादा आई कैचिंग हो सकता है, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं कि शीत युद्ध के दौरान शीत युद्ध के दौरान माफ कीजिएगा, दो ध्रुवीयता के बीच बहुध्रुवीयता का क्या तात्पर्य है? जो दो ध्रुवीयता थी, दो ध्रुवीयता जिस समय थी उस समय कौन कौन महाशक्ति केंद्र में थी? तो यूएसए और यूएसएसआर, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। उसी के बीच बहुध्रुवीयता का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, ये बताना है। जब शीत युद्ध चल रहा था तो मैंने आपको बताया था शीत युद्ध वाले चैप्टर में कि दुनिया दो खेमों में बंट चुकी थी। दोनों महाशक्तियों को यह लगता था कि जो देश हमारे साथ नहीं है वो हमारे खिलाफ हैं। उसी दरमियान सत्ता के कुछ नए केंद्र उभर करके आए थे। जैसे हम आसियान की बात कर सकते हैं, ठीक वैसे यूरोपियन यूनियन के गठन का जो चरण था 1948 से ही शुरू हो गया था, तो यूरोपियन यूनियन को भी हम अलग नहीं कर सकते, साइड नहीं कर सकते। तो उस समय सत्ता के कुछ वैकल्पिक केंद्र या अन्य केंद्र उभर करके सामने आए थे, जैसे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो देश थे वो यूरोपीय संघ और आसियान। उसके बाद इन सभी क्षेत्रीय संगठन के उभरने के बाद, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन के उभरने के बाद ऐसा लगा कि दुनिया कई ध्रुवों में, कई ग्रुपों में, कई खेमों में बट चुकी है या बट जाएगी। इसी स्थिति को दो ध्रुवीयता के बीच बहुध्रुवीयता कहा गया, यानी कि कोई एक शक्ति, कोई एक देश केंद्र में नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे देश होंगे या छोटे छोटे देशों का समूह होगा, जो एक तरह से अमेरिका की नीतियों को प्रभावित भी करेगा और उसके दबदबे में आने से बचेगा भी। तो बहुध्रुवीयता का अर्थ यही होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आए तो कमेंट जरूर करिएगा। वैसे मैं काफी अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी अगर आपको नहीं समझ आए तो कमेंट जरूर करिएगा, और सेशन जैसा भी लगे तो भी कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान क्या है? आसियान का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यह हो गया आसियान। ASEAN, आसियान। पूछ लेगा आपको एग्जाम में कि आसियान में जो एस शब्द है इसका क्या तात्पर्य है, इसका अर्थ क्या होता है, एस किसको रिप्रेजेंट करता है, ए किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से उसका आंसर दे पाएंगे। आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि आसियान जो है यह क्या है। आसियान क्या है? आसियान दक्षिण पूर्व, जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है, साउथ ईस्ट एशियन, यानी कि एशिया के दक्षिण पूर्व राष्ट्रों का, देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में की गई थी। वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं और इसका जो मुख्यालय है यह जकार्ता, इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, यहाँ पर है। कुल इतना ही लिखना है 2 नंबर में, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि आसियान के उद्देश्य क्या हैं। आसियान जो एक क्षेत्रीय संगठन है, उस क्षेत्रीय संगठन के रूप में आसियान का उद्देश्य क्या है, क्यों आसियान बनाया गया था, इन बातों का जिक्र करना है इस क्वेश्चन में। तो अगर आप मेरा चैप्टर का जो लेक्चर है, जो वीडियो है, अगर वो देखे होंगे तो आपको इस सब क्वेश्चन के आंसर आसानी से मिल जाएंगे, और मैं वहां पे कंसेप्ट क्लियर करता हूं। अगर आपके सामने इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आ जाए आसियान से रिलेटेड तो आप एग्जाम में कर ले जाएंगे, इतना मैं आपको बता देता हूं, इतना मैं आपको पढ़ा देता हूं। तो हमारा जो क्वेश्चन है आसियान के उद्देश्य क्या है, तो आसियान के उद्देश्य जो हम लोग देखते हैं, क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना, जो 10 देश हैं उनके बीच आपसी सहयोग कैसे बढ़े, इस बात की चर्चा करना, इस बात पे ज्यादा फोकस करना। आर्थिक विकास को तेज करना, हालांकि आसियान की जो आर्थिक विकास दर है तेज है ही, लेकिन इकोनॉमी सभी को मिलाकर भी बहुत कम है। तो आर्थिक विकास तेज होगी तो इकोनॉमी के स्तर पे, अर्थव्यवस्था के स्तर पे वो और ज्यादा शक्तिशाली हो पाएगा, तो ये फोकस उनका रहने वाला है। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करना, जो आसियान देश के सामाजिक क्षेत्र हैं और जो सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, एक दूसरे की संस्कृति है,
एक दूसरे के देशों में प्रमोट करना, और इससे क्या होगा कि कल्चर बचा भी रह जाएगा, और उससे क्या होगा कि अगर किसी देश में किसी संस्कृति को प्रमोट किया जाएगा तो पर्यटन आएंगे देखने के लिए, तो उससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा। नेक्स्ट है साझे हित के मसलों पर। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ देशों का किसी मुद्दे पर साझा हित है, तो इसमें वो लोग क्या बरतेंगे, वो देश सहयोग बरतेंगे और मतलब सहयोग करेंगे और सहायता करेंगे एक दूसरे की। उसके बाद जो भी क्षेत्र में आर्थिक और राजनयिक अस्थायित्व है, उसको सुनिश्चित करना, यानी कि अर्थव्यवस्था डमाडोल ना हो जाए, इसको भी सुनिश्चित करना, और राजनैतिक अस्थिरता भी बनी रहे, इसको भी सुनिश्चित करना इन क्षेत्रों का, इन संगठन का एक कर्तव्य है या उद्देश्य है। उसके बाद क्षेत्र क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले ऐसे अन्य संगठनों के साथ निकट संबंध बनाना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कोई और संगठन होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ब्रिक्स, उसके बाद सार्क, इस सभी इस सभी क्षेत्रीय संगठन के साथ संबंध स्थापित करना, ताकि इन आसियान के जो सदस्य देश है इनको और सहायता प्रदान की जा सके या अपने लिए एक सुनहरा भविष्य ये तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है। जो आसियान विजन है 2020, इसकी मुख्य बातें क्या है। आसियान ने 1997 में ही आसियान विजन 2020 नाम से एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था, जिसमें आसियान ने बहुमुखी भूमिका को प्राथमिकता दी गई थी। ये बहुमुखी भूमिका कैसे हो सकती है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, ये सभी बहुमुखी भूमिका को वरीयता दी गई थी, प्राथमिकता दी गई थी। इस दस्तावेज में टकराव की जगह, मतलब किसी तरह का मनमुटाव ना हो, सैन्य टकराव ना हो, राजनीतिक टकराव ना हो, इसकी जगह बातचीत को बढ़ावा देने की बात की गई थी। और इसी कारण से, इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया था, पूर्वी टिमोर के संकट को संभाला था, और पूर्व एशियाई सहयोग पर कंटिन्यू बात करने के लिए 1999 से बैठक जारी है। और ये जो यहाँ पे कंबोडिया का टकराव, पूर्वी तिमोर का संकट, अगर आपको नहीं पता है तो ये मैंने अपने चैप्टर में बताया है, अपने चैप्टर वाले वीडियो में, तो जाकर के देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि कंबोडिया की का क्या टकराव था, पूर्वी तिमोर का क्या संकट था, ये सभी मैंने डिस्कस किया है। तो ये आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आसियान की 2 उपलब्धियां बताएं। देखिए, आसियान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो कर लेना है, क्योंकि पिछले 4-5 साल में आसियान से रिलेटेड कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आसियान से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। आसियान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, आसियान की 2 उपलब्धियां बताने के लिए कह रहा है। पहली उपलब्धि है कि ये क्षेत्र या ये देश, ऐसे कह सकते हैं कि आपसी सहयोग और सहायता से आर्थिक विकास की गति में काफी तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। आपस में सहयोग करके जो भी आर्थिक विकास में बढ़ोतरी के लिए जो भी कदम जाने हैं, जो भी उपयुक्त कदम है, ये क्षेत्र के जो देश हैं उठा रहे हैं। उसके बाद आसियान शैली द्वारा इस संगठन टकराव रहित मेल मिलाप की नीति को, संघर्ष को कम करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि जो भी आसियान शैली, मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा आसियान शैली के बारे में, तो टकराव रहित होना चाहिए। वही की मतलब टकराव नहीं रखना है, मनमुटाव नहीं रखना है, बातचीत से, सहयोग के द्वारा जो भी संघर्ष है उसको कम करना है। ये 2 उपलब्धियां आसियान ने गेन की, आसियान ने प्राप्त की है, या ये 2 उपलब्धियां आसियान की है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान की भूमिका पर प्रकाश डाले या फिर इसके महत्व की विवेचना करे। आसियान की भूमिका पूछ रहा है या इसके महत्व की भूमिका पूछ रहा है, और ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर में पूछे जाएंगे आपसे। 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। बाकी उधर जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं इससे पहले, वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, लेकिन ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है।
आसियान का महत्व या आसियान की भूमिका देखते हैं कि क्या है। यह एक तीव्र गति से बढ़ता हुआ क्षेत्रीय संगठन है। यह एक ऐसा एकमात्र संगठन है पूरी दुनिया में, क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों के लिए या फिर विश्व के जो अन्य देश है उनको डिस्कस करने के लिए, किसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक राजनीतिक मंच उपलब्ध करवाता है। तो ये आसियान की महत्व है, ये आसियान का महत्व है, ये आसियान की भूमिका भी है क्योंकि आसियान ऐसा करता है। ठीक, नेक्स्ट है दो। चूंकि 5 नंबर में है तो हमें कुछ थोड़ा सा ज्यादा लिखने होंगे, 140 से 160 वर्ड में पूछा जाता है तो इतना वर्ड तो हमें पूरा पूरा करना पड़ेगा। यह संगठन यानी कि आसियान के बारे में बात हो रही है, टकराव के अलावा मतलब टकराव के बजाय बातचीत को बढ़ावा देता है। यह एक असैनिक स्वरूप का संगठन है। हालांकि आसियान ने जो 3 स्तंभ बनाए थे उसमें सैन्य आसियान सैन्य स्तंभ को भी बढ़ावा दिया गया था, लेकिन अभी इसकी सेना उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, इतना ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है यह संगठन, इसलिए यह अभी तक एक असैनिक संगठन कह सकते हैं। इसके सदस्य, जो कोई भी देश अगर इसकी सदस्यता लेना चाहेगा तो इसका जो भी रूल है, जो भी इसका उद्देश्य है, जो नियम है, जो सिद्धांत है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और किसको सदस्यता दी जाएगी, तो दक्षिण पूर्व एशिया के जो भी देश है उनको सदस्यता दी जाएगी। यानी कि 10 देश के अलावा अगर कोई और देश इसकी सदस्यता लेना चाहता है, चाहे वो दक्षिण एशिया का देश हो या पूर्वी एशिया का देश हो, तो इसके जो भी सिद्धांत है, जो उद्देश्य है, जो इसके महत्व है, जो जो नियम है, जो कानून है, जो इसका विजन है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। इसने मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का प्रयत्न किया, ठीक है। और इसका महत्व को इस बात से आंका जा सकता है कि दुनिया के महत्वपूर्ण 23 देश है, उसमें बहुत बड़े बड़े देशों का नाम आता है, जैसे अमेरिका, चीन, भारत, जापान, रूस, ये सभी एशियन रीजनल फोरम के सदस्य हैं। इसकी महत्ता का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि दुनिया की जो महत्वपूर्ण पावर है, जैसे अमेरिका, रूस, जापान, चीन, भारत, ये सब क्या है, दुनिया के महत्वपूर्ण शक्तिशाली देश है। आर्थिक रूप से भी संपन्न ये देश है आसियान के मुकाबले, और सैन्य रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी संपन्न देश है। फिर भी ये आसियान रीजनल फोरम के सदस्य हैं। इस बात से आप आसियान के महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय संघ को कौन सी चीजें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है, और ये 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है 5 नंबर में कि यूरोपीय संघ को कौन सी चीजें एक क्षेत्रीय प्रभावी संगठन बनाती है। तो अगर आपने चैप्टर में जो मैंने जो बताया है यूरोपीय संघ के बारे में, अगर उसको आपने देखा होगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं देखे होंगे, उनसे मैं कहूंगा कि इस सेशन के बाद आप जाकर के जरूर देखिएगा। सभी का लिंक मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक ही मैं डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना होगी। यूरोपीय संघ को निम्नलिखित कारणों से एक प्रभावी संगठन माना जाता है। यूरोपीय संघ निम्नलिखित कारणों से एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन है। रीजन हमें देने हैं कि क्यों है, क्यों एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन है, इसका विस्तार, इसकी सीमाएं, क्या इसका वर्चस्व है, इस सब के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। यह क्षेत्रीय संगठन दुनिया में आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक रूप से बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। 2016 की बात करें तो यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी कि इसने 2016 में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया था। विश्व व्यापार में जितनी अमेरिका की भागीदारी है, जितना ट्रेड अमेरिका के साथ होता है अन्य देशों का, उससे 3 गुना ज्यादा व्यापार, 3 गुना ज्यादा ट्रेड सिर्फ यूरोपीय संघ करता है दुनिया के अन्य देशों के साथ। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि अफ्रीका और एशिया जैसे देशों में भी है। हालांकि अमेरिका में भी है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना अफ्रीका और एशिया में है। WTO के अंदर यानी कि विश्व व्यापार संगठन के अंदर यह एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है, एक देश के रूप में नहीं, एक समूह के रूप में। मैंने आपको बताया था यूरोपीय संघ के बारे में कि 27 देशों का एक संगठन है, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, 27 देशों का एक संगठन है।
तो 27 देशों का जो एक संगठन है, जो एक समूह है, तो एक समूह के रूप में काम करता है। और डब्ल्यूटीओ में क्या होता है कि दुनिया में जो भी व्यापार होते हैं उसके रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड रूल नियम बनाए जाते हैं। तो जो रूल बनाए जाएंगे तो उसमें यूरोपीय संघ का भी की भी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। इतना ज्यादा पावरफुल है ये। उसके बाद बात करें, इसका एक सदस्य देश है फ्रांस। यह सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य हैं और बहुत सारे इसके सदस्य देश हैं जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, या हिंदी में उसको कहेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें जो है सदस्य देश कुल 15 होते हैं, जिसमें से 5 जो होते हैं परमानेंट मेंबर होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर, या हिंदी में उसी को अस्थायी सदस्य बोलते हैं। तो एक फ्रांस इसका अस्थायी सदस्य है और कई सारे ऐसे देश हैं जो इसके अस्थायी सदस्य हैं, जिस वजह से यह दुनिया के सभी देशों की नीतियों को प्रभावित करता है। रीजन है, सुरक्षा परिषद बहुत ही पावरफुल संस्था है इंटरनेशनल लेवल पर। इसी वजह से चीन में जितने भी मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, और खास करके उइगर मुसलमान बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं कि चीन में उइगर मुसलमानों की जो कंडीशन है काफी ज्यादा खराब है। और चीन अपने आर्थिक डेवलपमेंट के लिए पर्यावरण का बहुत ज्यादा दुरुपयोग करता है, बहुत सारे पेड़ काटता है। चीन ने एक ऐसा डैम बना दिया है जिस वजह से पृथ्वी की घूर्णन गति कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए स्लो हो गई है। तो कहीं ना कहीं यह पर्यावरण की विनाश की ओर धकेलता है। तो इस मामले में यूरोपीय संघ जो है कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत के माध्यम से इस समस्या का समाधान करते हैं, या अपनी बातों से चीन को प्रभावित करते हैं। यूरोपियन यूनियन के पास दुनिया की दूसरी बड़ी सेना है। ठीक, दूसरी सबसे बड़ी सेना है, और कुल रक्षा बजट भी अमेरिका के बाद दूसरा सबसे अधिक है। हम एक संघ के रूप में बात करें, ना कि एक देश के रूप में। इसका सदस्य देश जो फ्रांस है, इसके पास परमाणु हथियारों का जखीरा है, और अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी में, यानी कि जो स्पेस साइंस है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें भी यूरोपियन यूनियन का या यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। तो इतनी सारी वजह हैं जिस वजह से यूरोपीय संघ एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन है। कुल इतनी सारी चीजें हैं। तो अगर आपको 5 नंबर में पूछा भी गया है, और अगर पूछा जाए तो इतना सारा लिख दीजिएगा और टॉपिक में पॉइंट में लिखिएगा। जैसे स्टार बना के आप लिख सकते हैं, ठीक है, हैच बना के लिख सकते हैं, काखा गागा लिख सकते हैं, ABCD लिख सकते हैं, या कैपिटल ABCD, जैसे भी मैंने 1 2 3 4 या रोमन में 1 2 3 4 कैसे भी मर्जी लिख सकते हैं, एरो डाल के लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट में लिखिएगा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको आसियान शैली के बारे में बताया था, तो आसियान शैली भी 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जितने क्वेश्चन आंसर पूछे गए वो तो हमें करना ही है, और साथ ही साथ नोट्स भी बनाना है, ताकि एग्जाम के टाइम में हमें रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आसियान शैली के बारे में बात करते हैं। तो आसियान ने क्या किया है, अनौपचारिक, टकराव रहित सहयोग तथा मेल मिलाप का एक नया उदाहरण पेश किया है दुनिया के सामने, कि हम टकराव नहीं कर सकते, सैन्य टकराव, राजनीतिक टकराव से दूर रह सकते हैं, एक दूसरे देशों को सहयोग कर सकते हैं बहुत सारे मुद्दों पर, और मिलजुल करके रह सकते हैं। एक तरह का इसने मिसाल पेश किया है दुनिया के सामने, और इसी को आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये कुल क्वेश्चन थे चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय। तो आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। साथ ही साथ सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा बुरा जैसा भी लगा कमेंट कीजिएगा। हमारे इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मुझे देना होगा टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, कोई भी इंपॉर्टेंट PDF वगैरह मुझे शेयर करना होगा, अभी मैं फिलहाल टेलीग्राम ग्रुप पे ही शेयर करूंगा, इसलिए आप इस ग्रुप से जुड़ जाएं। तो सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।